नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विप्लव कौशल। स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी एक कंटिन्यू क्लास होने वाली है जो कि दिल्ली सल्तनत पर आधारित होगी, जो कि आज पार्ट 3 होने वाला है दोस्तों। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम बात करें कि अगर प्राचीन भारत के इतिहास की, तो प्राचीन भारत के इतिहास की सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसमें हमने चैप्टर वाइज अध्ययन करने का एक प्रयास किया है। और साथ ही अब हम प्रयास कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के लिए। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के लिए हम अरबों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं। और जो कि आज हमारी क्लास रहने वाली है, जो कि दिल्ली सल्तनत के पार्ट 3 पर आधारित होने वाली है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा आज का प्रश्न तो क्या होने वाला है। पहला प्रश्न, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किस पर था? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो याद करिए, मोहम्मद गौरी का संबंध शंशवानी वंश से है दोस्तों। किस वंश से है? शंशवानी वंश से है। अगर मैं बात करूं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला जो आक्रमण किया था वो मुल्तान पर किया था दोस्तों। किस पर किया था? मुल्तान पर किया था। और उस समय मुल्तान पर करमाथी मुसलमानों का शासन था दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? मुल्तान, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है या कहा जाता था दोस्तों इस आक्रमण से पहले, जो कि मुल्तान आपका धार्मिक, आर्थिक और व्यापारिक रूप से संपन्न प्रदेश हुआ करता था कहीं ना कहीं। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो आपके मुल्तान पर किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मुल्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आप सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को हराने वाला जो पहला भारतीय था उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यही गलती आयोग आपसे करवाना चाहता है। इसका सही आंसर होगा भीम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीम द्वितीय। मैं आपको बता देता हूं कि भीम द्वितीय कौन है। तो मैंने आपको गुजरात का आक्रमण पढ़ाया था दोस्तों। गुजरात पर जब गजनवी का आक्रमण होता है, गजनवी का आक्रमण होता है, उस समय गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। और सोमनाथ मंदिर का जो शासक था वो था आपका भीम प्रथम। कौन था दोस्तों? भीम प्रथम शासक था। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर ध्वस्त कर दिया। जब तक भीम प्रथम गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक पहुंचता, वो मंदिर ध्वस्त हो चुका था। बाद में भीम प्रथम ने इस मंदिर की पुनः स्थापना की थी। इसी का उत्तराधिकारी था भीम द्वितीय। इसी का उत्तराधिकारी था भीम द्वितीय, जो कि गुजरात पर शासन कर रहा था। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी को हराने वाला जो पहला शासक था वो था आपका भीम द्वितीय था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भीम द्वितीय। पृथ्वीराज इसके बाद युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर बोल सकते हैं जो तृतीय युद्ध होता है जिसे चंदावर का युद्ध भी कहते हैं, जो जयचंद के साथ में हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। गौरी पृथ्वीराज विवाद का मूल कारण क्या था? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा आपका पंजाब, ये रहा आपका हरियाणा और ये रहा आपका दिल्ली। अगर मैं बात करूं, पृथ्वीराज सिंह चौहान दिल्ली पर शासन कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहा था और ये पंजाब क्षेत्र था। पंजाब के सीमांत क्षेत्र में एक दुर्ग था, एक किला था, जिसे भटिंडा दुर्ग भी कहते थे। क्लियर इतनी बात? अब जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो गौरी ने पंजाब के सीमा क्षेत्र भटिंडा दुर्ग को जीत लिया था। जब ये बात हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान को पता पड़ी, जो कि दिल्ली पे शासन कर रहा था, तो पृथ्वी निकल पड़ता है भटिंडा दुर्ग की तरफ। कहां निकलता है?
भटिंडा दुर्ग की तरफ। और जब ये बात गौरी को पता पड़ती है कि पृथ्वी आगे निकल चुका है, तब ये भी पंजाब से आगे की ओर निकल जाता है। कहां पर? हरियाणा दुर्ग की तरफ। कहां पर निकल जाता है? हरियाणा दुर्ग की तरफ। और ये वाला क्षेत्र जो होता है वो कौन सा होता है? हरियाणा। ये था आपका दिल्ली, ये था पंजाब। पंजाब से भटिंडा दुर्ग पर उसने कब्जा कर लिया था। पंजाब से जब वो आगे बढ़ता है, जब ये बात दिल्ली में बैठे पृथ्वी को पता पड़ती है, तो ये यहां से निकलता है। दोनों की मुलाकात कहां पर होती है? हरियाणा में होती है। और हरियाणा में ही तराइन का मैदान है। तराइन का मैदान है। इसी तराइन के युद्ध में 1191 में पहला युद्ध होता है, इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में गौरी की हार होती है। इस युद्ध में पृथ्वी जीत जाता है। इस युद्ध के एक साल बाद 1192 में तराइन का युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यह युद्ध होता है गौरी वर्सेस पृथ्वी के बीच में। और इस युद्ध में पृथ्वी जो है हार जाता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? गौरी की होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भटिंडा दुर्ग जो था वो कारण बना था इस विवाद का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गौरी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो दोस्तों, गौरी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है दोस्तों? पृथ्वीराज सिंह चौहान, गौरी आमने सामने होते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में कहा जाता है कि जो जयचंद था, जो कि पृथ्वीराज सिंह चौहान का दुश्मन था, उसी जयचंद ने साथ दिया था गौरी का। और निर्णायक जो होता है इस युद्ध में, पृथ्वीराज सिंह चौहान की हार होती है और गौरी जीत जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर गौरी ने पृथ्वी को मारकर समाप्त कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान के जो दरबारी कवि हैं, जिनका नाम था पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चंद्रबरदाई, उनका नाम था चंद्रबरदाई, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उन्होंने वर्णित किया है कि वो गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान और चंद्रबरदाई को अपने साथ ले गया था अपने देश, जहां उन्होंने काफी टाइम तक उन्हें भूखा प्यासा प्रताड़ित किया था। एक दिन जब वो जेल में थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, तब गौरी उनसे मिलने गया और गौरी उन्हें घूर रहा था। तब पृथ्वी ने उन घूरती आंखों को शेर की तरह धारते हुए एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें 17 बार पराजित किया था, 17 बार छोड़ा था युद्ध में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें युद्ध में 17 बार पराजित नहीं करता और छोड़ता नहीं, तो आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात सुन के क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होने के बाद अपने सेनापति से 2 सलाखों को गर्म करने का आदेश देता है और वो सलाखें जो है पृथ्वीराज सिंह चौहान की आंखों में डाल दी जाती है, जिसके कारण वो अंधे हो जाते हैं। अब पृथ्वीराज सिंह चौहान, जो कि इतने बलिष्ठ राजा थे, इतने बलिष्ठ शासक थे, उनका खान पान था, कहीं ना कहीं वो जेल में पड़े पड़े परेशान हो रहे हैं, अपने मित्र से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है और मैं जो है गौरी को मारकर ही दम लूंगा। तब दोनों साथ में एक साजिश रचते हैं, एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत जो है आपका चंद्रबरदाई गौरी के पास जाता है और कहता है कि जिसको आपने कैद कर रखा है वो एक शब्द भेदी ज्ञान विद्या को जानता है, उसका ज्ञान को देखने के लिए एक आयोजन किया जाए, एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। तो वैसा ही गौरी करता है और कहीं ना कहीं एक जानवर को छोड़ दिया जाता है। अब पृथ्वीराज सिंह चौहान उन बंद आंखों से अपना शिकार करने ही वाले थे। ठीक है, इतनी देर में जो चंद्रबरदाई है बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि 4 बास 24 गज, अंगुल अश्व प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान, मत चुक चौहान। और यही सुनने के साथ जो गौरी है काउंटडाउन देता है 1 2 3 का, कि 1 2 3 बोलते ही आप जो है जानवर को उड़ा दीजिएगा उस तीर से। लेकिन जैसे ही वो 1 2 3 का काउंटडाउन लेता है, जो आपका पृथ्वीराज सिंह चौहान है वो उस जानवर की आवाज पे कॉन्सेंट्रेट न करते हुए गौरी के कंठ की आवाज पर कॉन्सेंट्रेट कर लेता है और उसी शब्द भेदी ज्ञान विद्या के माध्यम से जब वो तीर चलाता है तो वो तीर सीधे कंठ में जाकर लिखता है। इसीलिए कहावत गई गई, 4 बास 24 गज, अंगुल अश्व प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान, मत चूक चौहान, मत चूक चौहान। ठीक है, तो ये छोटी सी एक कहानी थी। बड़ा मजा आता है आप लोगों को कहानियां सुनाने में और आपको भी आशा करता हूँ कि कहानियां सुनने में काफी अच्छा लगता होगा। तो गौरी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो तराइन का द्वितीय युद्ध था दोस्तों, जो कि निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में गौरी की जीत होती है और मैं बात करूं आपके पृथ्वी पराजय होते हैं, पृथ्वी पराजय। ठीक है, इनकी हार होती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गौरी जयचंद युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध था? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि तराइन का युद्ध हुआ था,
तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, गौरी के बीच में हुआ था, पृथ्वी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वी हार जाता है, गौरी जीत जाता है। इस युद्ध में गौरी के जीतने का कारण क्या था? क्योंकि जो जयचंद था, इस जयचंद ने जो पृथ्वी का दुश्मन था, इस युद्ध में गौरी का साथ दिया था और सारे राज बता दिए थे, जिसके कारण पृथ्वी की हार होती है। और अगला सामना तराइन या फिर बोल सकते हैं चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में जो कि होता है 1194 में। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। 2 साल बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इस चंदावर के युद्ध में गौरी और जयचंद आमने सामने होते हैं, इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा गया? चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में भी गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने गलत किया था पृथ्वी के साथ और अंततः इनके साथ भी गलत ही हुआ। गौरी का अंतिम आक्रमण किस पर हुआ था? तो देखिए, गौरी का अंतिम आक्रमण की अगर हम बात करें तो वो कमराथी वो लोग थे जिसने गौरी ने जिन पर प्रथम आक्रमण किया था। अभी हम देख चुके हैं प्रश्न के माध्यम से, रिकॉल करके पढ़ा कीजिए दोस्तों। ठीक है, करमाथी के शासन के पते प्रथम आक्रमण किया था उसने। क्या गजनवी, सोलंकी, खोखर हो? तो इसका सही आंसर होगा खोखर। तो दोस्तों, गौरी ने जो अंतिम आक्रमण किया था वो खोखरों के खिलाफ किया था। खोखर एक लड़ाकू जनजाति है, खोखर एक लड़ाकू जनजाति है। खोखर जनजाति आज भी निवास करते हैं, खोखर जनजाति आज भी निवास करते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आज भी खोखर जनजाति, जो कि एक बहादुर जनजाति है, वो निवास करती है। इसका सही आंसर होगा खोखर। तराइन द्वितीय निर्णायक युद्ध था, यह कथन किसका था? तो दोस्तों देखो, भारत में बहुत से मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। अगर मैं अरबों की बात करूं, ठीक है, तो अरबों की तरफ से भी भारत में मीर कासिम ने आक्रमण किया था। ओबेदुल्ला हुए, बेदुल हुआ, मीर कासिम हुआ। तुर्कों की तरफ से अगर बात करें तो अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद, ठीक है, गजनवी हुआ। इतने आक्रमण करने के बाद भी आखिर इसी को निर्णायक युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि जो जितने भी लोग आक्रमण करने आए थे, उनका जो मूल उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, या कहीं ना कहीं भारत में धन दौलत को लूटना था। ठीक है, जिसका हमको एग्जाम्पल मिलता है, सोमनाथ मंदिर को लूटकर 20 लाख दिनारों को लूटा गया था। और गजनवी ने किसी भी प्रांत में अपना राज्य स्थापित नहीं कहा, पंजाब को छोड़कर। अगर चाहता था तो स्थापित कर सकता था, ठीक है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था कि यहाँ से पैसा ले जाना, गजनी में लेकर जाना और गजनी में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, जैसा उसने किया भी और गजनी को अपनी राजधानी भी बनाया था। लेकिन जो गौरी था, इसकी नीति कुछ अलग थी। ये चाहता था साम्राज्य विस्तार। क्या चाहता था दोस्तों? साम्राज्य विस्तार चाहता था। और इसी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत तराइन के द्वितीय युद्ध में जब इसने पृथ्वी को हराया था, और पृथ्वी को हरा के, ठीक है, यह निर्णायक युद्ध बन जाता है। इसी युद्ध के बाद इस्लामिक जो सत्ता है भारत देश में स्थापित हो जाती है। यही वो टाइम है जिसमें दिल्ली सल्तनत की हम कह सकते हैं एक नींव रखी जाती है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है विंसेंट स्मिथ का है। किसका है दोस्तों? विंसेंट स्मिथ का है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार, बंगाल, असम विजेता सेनापति कौन था? तो याद रखिए कि बिहार को, बंगाल को और असम को जीतने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका बख्तियार खिलजी। कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी की बात करें तो इसने मात्र 18 घुड़सवार की मदद से बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, 18 घुड़सवार की मदद से बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों? वो था आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। याद करिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके कुमारगुप्त ने। किसने की थी दोस्तों? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी।
ठीक है दोस्तों, अब नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने क्यों ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। अब एक दिन क्या होता है कि जब बख्तियार खिलजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, वो काफी वैद्यों से और अपने जो राज्य के वैद्यों से उनसे उपचार करा करा के थक चुका था। जब उन्होंने किसी ने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य हैं, एक गुरु हैं, आप उनसे इलाज लेके देखिए, उनका इलाज बहुत अच्छा है, तब उन्हें बुलाया जाता था। लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि मैं किसी भी भारतीय दवा का सेवन नहीं करूंगा। तो उनके मन में भी थोड़ा सा प्रश्न आया कि बिना दवाई के मैं इन्हें कैसे ठीक कर पाऊंगा। फिर भी वो जाते हैं, अगले दिन लौट कर आते हैं और उनको एक कुरान सौंपते हैं और कहते हैं बख्तियार खिलजी से कि जितनी पुस्तक आप ये पढ़ पाएंगे, जितनी कुरान के पन्ने आप रोज पढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप स्वस्थ होंगे। वैसा ही उसने किया, वो कुरान पढ़ता जाता था और वो ठीक होता गया। एक दिन जब वो ठीक होने के बाद उस आचार्य को बुलाया गया तो उसने बताया कि मैंने कुछ दवाई जो है वो आपके कुरान पर छिड़क दी थी। जब आप पन्ने पलटने के लिए उसको जो है थूक का इस्तेमाल कर रहे थे, तब वो दवाई जो है आपके मुख में अंदर जा रही थी, जिससे आप ठीक हो गए। तो उस बात से वो क्रोधित हो गया कि कैसे तुमने मुझे ठीक किया। उसे इस बात से खुशी नहीं थी दोस्तों कि वो ठीक हो चुका था, उसे इस बात का दुख था कि मेरे व्यक्ति मुझे क्यों ठीक नहीं कर पाए और एक दुश्मन ने मुझे ठीक कर दिया। इसी बात से उसने कत्लेआम मचा दिया नालंदा विश्वविद्यालय में और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि वो आग लगभग 6 महीने तक जली दोस्तों, और 2 साल तक उस आग के आसपास 2 महीनों तक उस आग के आसपास जाना भी संभव नहीं था। इस जो संहार हुआ, इतना सब कुछ हुआ, जल के सब कुछ खत्म हो गया, उसमें 90 लाख पांडुलिपियां जलकर नष्ट हो गई दोस्तों। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी पुस्तक, तो 90 लाख पांडुलिपि उस समय नष्ट हो गई थी। ये बहुत बड़ी एक कहानी है दोस्तों। हम काफी दुख होता है जब हम इस चीज को सुनते हैं कि उसमें कितनी ही इंपॉर्टेंट जो आयुर्वेदिक के संबंध में कितनी रिसर्च उन्होंने लिखी होगी, कितनी ही बीमारियों की जानकारी जो आज इतनी एडवांस बीमारियां हैं उनकी जानकारी होगी, उसमें क्या कुछ नहीं होगा। शायद हम बहुत सारे राज खोल पाते हैं उन पुस्तकों की मदद से, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वही हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में, चलो पहला प्रश्न इसमें आंसर लगा लिया था, बिल्कुल बख्तियार खिलजी। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था? तो देखो, मुस्लिम राज्य की स्थापना या दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये की थी ऐबक ने। किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक वही था जिसे पील बख्श या लाख बख्श भी जाना जाता था। ठीक है, पील बख्श का मतलब होता था कि हाथियों का दान देने वाला, और लाख बख्श का मतलब होता था लाखों का दान देने वाला। तो ऐबक ने की थी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था जिसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी, या फिर बोल सकता हूं दिल्ली में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करना या स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना करना, वो व्यक्ति था आपका इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। और उसने वैध तरीके से अपने आप को सुल्तान घोषित किया था, क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से सिक्योरिटी ली थी। किस चीज की? खलीफा के पद की, सुल्तान के पद की दोस्तों। किस पद की सिक्योरिटी ली थी? सुल्तान के पद की सिक्योरिटी ली थी बगदाद के खलीफा से, और ये वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने एक काम किया था जो आप याद रख सकते हो। इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों के दल की शुरुआत की थी। 40 तुर्कों के दल की शुरुआत की थी। इसका मतलब यह है कि तुर्कान ए चहलगामी, या 40 तुर्कों का दर्द, या 40 अमीरों का दर्द, जिसके हम कह सकते हैं कि देखो बेसिकली 40 तुर्कों का जो दल था
या फिर बोल सकते हैं तुर्कान ए चहलगामी थी, या 40 अमीरों का जो दल था, इसका कार्य होता था दोस्तों कि राजा को सलाह संबंधी कार्य करना। लेकिन बाद में हमने देखा कि राजा को पद पर बिठाना और राजा को पद से हटाना या नए राजा को पद पर बिठाना, ये सब किसके हाथ में हो चुका था? ये सब जा चुका था आपके तुर्कान ए चहलगामी के पास या फिर चालीसा दल के पास। लेकिन बाद में बलबन ने इस चीज को चेंज करा और उसने चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगामी दल का दमन किया, उनको नीचे दिखाया। कहीं ना कहीं उनने सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत की, राजत्व का देवी सिद्धांत दिया, जिसने बलबन ने राजा के पद को शक्तिशाली बनाया और कहीं ना कहीं इन तुर्कान ए चहलगामी दल को थोड़ा सा नीचे लेके आया। उनके हम बोल सकते हैं कि शक्ति में उनके परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, उनकी शक्तियां जो है कम कर दी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए हम देख लेते हैं देवगिरी, जिसे हम दौलताबाद भी कहते हैं दोस्तों। दौलताबाद कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। का शासक कौन था? तो इसका शासक था, याद रखिएगा दोस्तों, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था आपका रामचंद्र देव। दौलताबाद भी इसे कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। वह शरीयत से स्वतंत्र था, यह कथन किसका है? वह शरीयत से स्वतंत्र था, यह कथन किसका है? तो देखिए शरीयत क्या होता है दोस्तों? कुरान पर आधारित कुरान और हदीस जो कि ग्रंथ हैं, मुस्लिम ग्रंथ हैं, इस्लामिक ग्रंथ हैं, उस पर आधारित एक पुस्तक है, इसका नाम है शरीयत। शरीयत क्या है? कानून की पुस्तक है। क्या है दोस्तों? एक कानून की पुस्तक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो अब क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने एक कार्य किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग कौन था दोस्तों? उलेमा वर्ग धार्मिक सलाह देने का कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका हस्तक्षेप जो है राजनीतिक क्षेत्रों में पड़ने लग गया। इनका हस्तक्षेप राजनीति में भी होने लग गया और धीरे धीरे उलेमा वर्ग जो है, जो कि एक धार्मिक गुरु थे, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक गुरु बनने लग गए। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि कुरान के शरीयत को, कानून को आधार न मानकर उसने वह किया था जो राज्य के हित में था। उसने कहा था कि मैं शरीयत के हिसाब से जो भी कर रहा हूं, मैं जो भी राज्य के लिए कर रहा हूं, वो हो सकता है कि वो शरीयत के अनुकूल ना हो, लेकिन मैं वही चीज कर रहा हूं जो राज्य के अनुकूल है, जो राज्य के हित में है। तो उसने शरीयत के कानून से ऊपर उन्होंने राज्य का हित रखा। यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति आपका अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। बलबन मैं आपको बता चुका हूं, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। बलबन वही व्यक्ति था जिसने सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। बलबन आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। सल्तनत काल में सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में, ठीक है, सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? वो चौधरी हुआ करता था दोस्तों। चौधरी जो है चौधर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है चारों दिशाओं का मालिक, ठीक है, चारों दिशाओं का मालिक। चौधरी जो है ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख हुआ करता था, जो यहाँ से कर इकट्ठा करता था, राजस्व इकट्ठा करता था और वो राजस्व इकट्ठा करके राज्य तक पहुंचाता था। इसका मतलब ग्रामीण और राज्य की जो कड़ी हुआ करती थी वो कौन था? चौधरी था दोस्तों। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तैमूर आक्रमण के बाद स्थापित वंश था। तो तैमूर समझ लेते हैं हम तैमूर को। तो तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उसकी सेना में खिज्र खां नाम का एक सेनानी था। तब इसने भारत पर जब आक्रमण करता है, तब खिज्र खां को इसने
पंजाब का शासक नियुक्त किया। और यह इसी खिज्र खां ने बाद में दिल्ली में गुलाम खिलजी तुगलक सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब तैमूर की मृत्यु के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम है शाहरुख। जब शाहरुख गद्दी पर बैठता है तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां शाहरुख को अपना प्रतिनिधित्व मानता है, मतलब अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधित्व मानता है कि मैं जो है शाहरुख का प्रतिनिधि हूं और गद्दी पर वास्तव में शाहरुख है, मैं तो केवल उनके रैयत का एक आला हूं और इनको वार्षिक रूप से कर या फिर बोल सकता हूं पेंशन के रूप में शाहरुख को भेजता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? सैयद वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सैयद वंश होगा। ठीक है, एक बार आपको वंशावली भी बता देता हूं मैं। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1320 से 1414 से लेकर 1451 और 1451 से लेकर 1526 जब बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है, दिल्ली सल्तनत का समापन होता है और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न ये रहा। किस सल्तनत के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो देखिए, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महमूद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। कौन होगा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर होगा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम है? तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है दोस्तों, और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इसने? ठीक है, इन्होंने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी गुलामों के लिए। किसके लिए की थी? गुलामों के लिए। और गुलामों के खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, गुलामों के लिए नौकरियों की व्यवस्था, सब कुछ इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। और विभाग का नाम क्या था जो कि प्रसिद्ध था? किसके लिए? गुलामों के लिए। उसका नाम था दीवान-ए बंदगान। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, जिसके लिए उसने एक स्थापना भी की थी। किस चीज की स्थापना की थी सर? तो इसने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी सर। इस दीवान ए खैरात में क्या था दोस्तों? इस दीवान ए खैरात में क्या था? तो इस दीवान ए खैरात में जो गरीब लड़कियां, विधवा महिला या फिर बात करें हम विधवा महिला या गरीब लड़कियां या फिर अनाथ लड़कियां, इनको विवाह के लिए राशि दी जाती थी, जिसका हम कह सकते हैं दीवान ए खैरात कहा जाता था। इसके अलावा एक नई व्यवस्था भी इसने चालू की थी, जिसे दारुल शफा भी कहा जाता था। दारुल शफा का मतलब होता है खैराती अस्पताल। क्या होता है दोस्तों? खैराती अस्पताल, जो कि आज के समय में जिसे हम सरकारी अस्पताल भी कहते हैं। सरकारी अस्पताल, खैराती अस्पताल की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये भी था आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसे दारुल शफा ने
विभाग बनाया था। ठीक है, तो देख लिया आपने, भारतीय सुल्तान जो था दिल्ली सल्तनत का, उसने बेरोजगारों के लिए रोजगार प्रदान किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात बनाया गरीब लड़कियों विधवा के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा की स्थापना की, ठीक है, खैराती अस्पताल बनाया। और फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवान बंदगान की स्थापना की, किसके लिए? गुलामों के लिए व्यवस्था की थी। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कल्याणकारी कार्य किए थे। लेकिन ये कल्याणकारी जो कार्य थे वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए किए गए थे, केवल मुस्लिमों के लिए किए गए थे, इसीलिए इनका गुणगान नहीं होता दोस्तों। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो देखिए, फिरोज तुगलक, महमूद तुगलक या सिकंदर लोदी। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बगीचे की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? 1200 बगीचों की स्थापना की थी। और कहीं ना कहीं इसने विदेशों से फलों के बीज मंगवाए थे और किसानों को प्रोत्साहित किया था कि वह उन बीजों को उगाए और ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे, ताकि कृषि से ज्यादा आमदनी हो पाए। तो याद रखिएगा, उच्च गुणवत्ता के फलों को सुधारने के लिए उपाय किसने किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? तो मैं आपको बता चुका हूं कहानी के माध्यम से। एक मुसलमान था बख्तियार खिलजी, जो कि हम बात करें ऐबक का सेना नायक था। ठीक है, कहानी मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो आगे करके आप देख लीजिएगा। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मिन्हाज उल सिराज। कौन था दोस्तों? मिन्हाज उल सिराज। ये पुस्तक किस पर लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी नासिरुद्दीन महमूद के लिए। किसके लिए लिखी गई थी? नासिरुद्दीन महमूद के लिए ये लिखी गई थी, तबकात ए नासिरी, और इसको लिखने वाले थे मिन्हाज उल सिराज। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? ठीक है, अलाई दरवाजा को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? वो रखी थी ऐबक ने। किसने रखी थी? ऐबक ने। ठीक है, ये कुतुब मीनार हम बना लेते हैं। कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, यानी पहली मंजिल का जो निर्माण कराया था, वो कराया था आपके ऐबक ने। उसके बाद जो द्वितीय, तृतीय और जो चौथी मंजिल का निर्माण कराया था आपके इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अब ये कुतुब मीनार में एक मस्जिद है। कुतुब मीनार में एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। क्लियर है इतनी बात? और इसी मस्जिद का एक दरवाजा है जिसे क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा कहा जाता है। अलाई दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो इस दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। और 1210 में जब वो लाहौर में चौगान खेलते समय, जिसे पोलो भी कहते हैं, घोड़े से गिरकर 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे अनारकली बाग के पास ही लाहौर में दफनाया जाता है दोस्तों। अनारकली बाजार के पास में ही दफना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। याद रखिएगा, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो इसे लाख बख्श, पीक बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, और पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का
दान देने वाला ऐबक किसका गुलाम था पूछा जाएगा तो बताइएगा ऐबक गौरी का गुलाम था। और ऐबक का गुलाम कौन था दोस्तों, तो ऐबक का गुलाम था आपका कौन, इल्तुतमिश था दोस्तों। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किस सेनापति की मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा मंगोलों से लड़ते हुए जो मृत्यु हुई थी वो जफर खां की हुई दोस्तों। किसकी हुई, जफर खां की। जफर खां को कहा जाता था तलवारों का जिन। इसका मतलब ये होता है कि युद्ध में उसकी तलवार कुछ इस गति से चलती थी कि वो दुश्मनों को दिखाई नहीं देती थी, उससे पहले उसका जो सर है वो धड़ से अलग हो चुका था दोस्तों। ठीक है, इतना प्रभावित होते हैं मंगोल इस युद्ध में जफर खां से कि जफर खां का सर काट के अपने सरदार के पास ले जाते हैं। जफर खां एक महान सेनापति था, तो इसका सही आंसर होगा आपका जफर खां। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस हो गया ऐसा, देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो तुगलकनामा जो कि किसके लिए लिखी गई है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा किसके लिए लिखी गई है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पर लिखी गई है पुस्तक। याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई दोस्तों। अमीर खुसरो कौन है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तोता ए हिंद भी कहा जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम बात करें कि इन्हें भारतीय संगीत का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का पिता भी कहा जाता है। और इसी अमीर खुसरो ने अगर हम बात करें तबले के जनक के मानव रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें कव्वाली के जनक के रूप में माना जाता है किसे, अमीर खुसरो में। और सितार के जनक अगर पूछ लिया जाता है तो सितार के जनक भी कौन है, अमीर खुसरो हैं। एक बहुत बड़े नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की थी, ये अक्ता नहीं है दोस्तों, ये है इक्ता। क्या थी ये दोस्तों, इक्ता थी। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारियों या सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दान में दिया जाता था। तो वैसे ही अगर हम बात करें उस समय मोहम्मद गौरी ने, हम बात करते हैं ऐबक को कुछ जमीन दान में दी थी जो कि आपका पंजाब और मुल्तान वाला क्षेत्र था दोस्तों। पंजाब और मुल्तान वाला क्षेत्र हुआ करता था। और इसी के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अगर मैं बोलूं कि मोहम्मद गौरी का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व था भारत में वो कौन था, तो याद रखिएगा वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि, याद रखना इसे बोला जाता है खालसा भूमि, क्या कहा जाता है, खालसा भूमि कहा जाता है, अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खालसा भूमि क्या हुआ करती थी, खालसा भूमि राज्य के नियंत्रण वाली भूमि, या फिर बोल सकते हैं सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था, वैसे ही दिल्ली सल्तनत में खालसा भूमि जो कि राज्य के नियंत्रण में सरकारी भूमि हुआ करती थी, जिसका सारा राजस्व राज खोज के खजाने में जाया करता था, वो होती थी आपकी खालसा भूमि। ठीक है, तो खालसा भूमि किस सुल्तान के समय में खालसा भूमि का अधिक पैमाने पर विकास हुआ, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का काफी इंतजार रहता है मुझे। ठीक है, इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मैं रोज आपके कमेंट्स चेक करता हूं लेकिन आप कोई भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो कृपया करके जो भी आपके डाउट्स हो, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में या किसी भी
हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट पर लिख सकिए, ताकि मैं अगले 5 मिनट उन डाउट्स पे दूं और आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूं। अगर एमपीपीएससी में, प्री में, मेंस में या रेलवे, एसएससी, व्यापम किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको कोई नोट्स की कमी है तो आप मुझसे बोलिए, मैं जो भी प्रयास हो सकूंगा आपकी मदद करने का वो बिल्कुल कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल के सिक्कों, टका, शस्गनी एवं जीतल किन धातुओं से बनी थी? तो याद रखिएगा, टका टका जो थी और शस्गनी थी ये चांदी से बनी हुई थी दोस्तों। किससे बनी हुई थी? चांदी से बनी हुई थी। और जो जीतल थे आपके, जीतल बंधे हुए थे तांबे से। जीतल जो है बने हुए थे तांबे से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चांदी, चांदी और तांबा। तो सही आंसर होगा प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अमीर कोही कृषि विभाग नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, अमीर कोही। तो याद रखिएगा, दीवान ए अमीर कोही इस विभाग का पूरा नाम था। दीवान ए अमीर कोही इस विभाग का पूरा नाम था दोस्तों। इस विभाग में कृषि विभाग भी कहा जाता था, जिसमें हम कह सकते हैं कि कृषि को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, कहीं कहीं सिंचाई की व्यवस्था में सुधार लाना, ठीक है, किसानों को ऋण प्रोवाइड करना, किसानों को ऋण देना, उनको अच्छे से अच्छे बीज प्रोवाइड करवाना, ये सब कार्य किसने किए थे? ये कार्य करने वाला कोई नहीं, ये था आपका एमबीटी। कौन था दोस्तों? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने इस विभाग की स्थापना की थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा खड़ी बोली। याद रखिएगा, यही खड़ी बोली बाद में जाके हिंदी का रूप ले लेती है दोस्तों, हिंदी का रूप ले लेती है। अमीर खुसरो ने किसका विकास किया था? तो खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तैमूर लंग ने किसके सेनापति के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? फिर से सुन लीजिए, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने जब भारत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था, जिसका नाम था आपका फिरोज तुगलक, क्या नाम है उसका? सॉरी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। क्या नाम है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जिस पे शासन चल रहा था तुगलक वंश का। तुगलक वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इनका शासन चल रहा था। और इसके बाद जो अगला वंश आता है उसका नाम था सैयद वंश, और सैयद वंश के संस्थापक थे उनका नाम था खिज्र खां। कौन था दोस्तों? खिज्र खां उनका नाम था। और सैयद वंश के बाद जो आता है, सैयद वंश के बाद जो आता है, जैसे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद, और सैयद वंश के बाद जो आता है उसका नाम था लोदी वंश। और लोदी वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों आपका बहलोल लोदी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोदी था। और बहलोल लोदी के बाद कौन आया? तो बहलोल लोदी के बाद अगला राजा आया सिकंदर लोदी। कौन आया? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद जो अगला राजा आया उसका नाम था आपका इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है पानीपत में। पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम वर्सेस बाबर का। और इसी के साथ कहानी जो है दिल्ली सल्तनत की खत्म होती है और बाबर की कहानी शुरुआत होती है। यहीं से मुगल साम्राज्य हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक वीडियो और रहने वाला है जो कि दिल्ली सल्तनत पर आधारित होगा। इसी के साथ लगभग आप मान के चलिए कि 150 से 250 प्रश्न आपके दिल्ली सल्तनत के हो चुके हैं। किसी भी एग्जाम में इन 250 प्रश्नों से अलावा कोई भी प्रश्न आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लगभग हमारे एक प्रश्न से आप देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न बनकर कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें कि हमने 250 प्रश्न करे हैं, 250 गुणित 5, इसका मतलब कि हम लगभग 1125 प्रश्न कर चुके हैं। और किसी एक टॉपिक पर 1000 प्रश्न करना एक उपलब्धि होती है दोस्तों। आपका काम है हमारे वीडियो केवल रोज देखना, एक कॉपी और पेन अपने साथ में रखना ताकि आप नोट डाउन कर सकें, ताकि आप चीजें भूले नहीं। और एक काम आपको हमारे प्रोत्साहन के लिए करना है, वो काम है आपको
कि सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कहीं ना कहीं आपको वीडियो कोई भी मिस होने नहीं देंगे दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आपको मिस हो पाएंगे। हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब के इतिहास में कोई भी आपको जो फ्री क्लासेस चल रही है, मैं फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जो वो फ्री क्लासेस चल रही है उसमें ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।